गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत की मिट्टियों की। हमने 8 प्रकार की भारत की जो मिट्टी का वर्गीकरण थी उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स आते हैं वो आए थे कि उथली मिट्टी क्या होती है, हल्की मिट्टी क्या होती है, भारी मिट्टी क्या होती है। आज हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मृदा अपरदन की, कि मृदा अपरदन को कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं या मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। बात करते हैं मृदा के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मृदा के प्रकार: हल्की मृदा, भारी मृदा, उथली, बारानी, चारी और सैलाबी। तो फर्स्ट जो बात करते हैं हल्की मृदा। जो हल्की मृदा होती है उसमें बालू की अधिकता अधिक पाई जाती है। जो हल्की मृदा होती है, कह सकते हैं कि हल्की मतलब उपजाऊपन कम पाया जाता है। तो जो इस प्रकार की जो हल्की मिट्टी होती है, हल्की मृदा होती है, उसमें बालू की अधिकता पाई जाती है। सेकंड हमारे पास है भारी मृदा। भारी मृदा में हम कह सकते हैं कि मृत्तिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें कले और चिकनी मिट्टी, जिसमें कले और चिकनी मिट्टी शामिल है। जो भारी मृदा है उसमें कले, कह सकते हैं कि जो मिट्टी के कण हैं वो बारीक पाए जाते हैं, उसमें कले और चिकनी मिट्टी शामिल है। थर्ड अगर हम बात करें कौन सी मिट्टी की, उथली मिट्टी। उथली मतलब कम या कम गहराई वाली, उथली मतलब जिसकी ऊंचाई कम हो। तो ऐसी जो मिट्टी पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से गहराई, कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम इसकी गहराई पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से इसकी गहराई कम पाई जाती है, कह सकते हैं कि बहुत अधिक मोटाई में नहीं पाई जाती है। उथली मतलब पतली परत के रूप में पाई जाती है। ऐसी जो मिट्टी होती है उसको हम नाम देते हैं उथली मृदा। बारानी, देखिए आपने नाम सुना होगा बारानी। बरानी खेत हैं, बरानी मृदा है। तो बरानी मृदा का अर्थ ये होता है कि वर्षा जल पर निर्भर मृदा। ऐसी जो मृदा होती है किस पर निर्भर होती है? बारानी जो मृदा होती है वर्षा जल पर निर्भर रहती है। राजस्थान का जो मुख्यतः जो भाग है उसमें जो मृदा पाई जाती है वो बारानी प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ वर्षा होती है तो फसलों का उत्पादन हो जाता है। अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल का उत्पादन भी नहीं होता है। ऐसी जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं हम? बारानी मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं चारी। चारी क्या होता है? कूप सिंचित जो मृदा होती है, आपने ट्यूबवेल का बनाया, कुआं बनाया, कुएं से आप जिस भूमि को सिंचित करेंगे उसको बोलते हैं चारी भूमि, कि वहाँ पर हमने जल की व्यवस्था उपलब्ध कर ली है कि कुएं के माध्यम से हम उस जो हमारी भूमि है उसको क्या करेंगे, हम सिंचाई करेंगे। तो ऐसी जो भूमि है उसको हम बोलते हैं चारी भूमि। और लास्ट है सैलाबी। जो सैलाबी है ये क्या होता है? नदी रिसाव द्वारा निर्मित, नदी रिसाव वाली मृदा। नदी का जो रिसाव होता है उससे निर्मित जो मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं? सैलाबी मृदा उसको कहा जाता है। एक इसी में नाम आता है मृदा अवकर्षण। क्या होता है? मृदा अवकर्षण। उसमें देखिए क्या होता है, जो मृदा अवकर्षण होता है उसमें मृदा की जो उर्वर जो क्षमता होती है उसमें हार्श हो जाता है। मृदा अवकर्षण, इसमें क्या होता है, जो मृदा है जब मृदा में उपजाऊपन कम हो जाता है या मृदा की जो उर्वरता है उसमें जब हार्श होता है तो उसको हम नाम क्या देंगे? मृदा अवकर्षण। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मृदा अवकर्षण। अब बात आती है कि मृदा के अपरदन के कौन कौन से कारण हैं, कि मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं। हेडिंग डाल देती हूँ मैं, मृदा अपरदन के कारण। देखिए मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण। अपरदन होता है कि किसी वस्तु का कटाव करना, सही है, कि किसी वस्तु का कटाव करना।
तो मृदा जो है वो उसका कटाव किस प्रकार से होता है, मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। हमने फर्स्ट बात की जल अपरदन कि भारत में जितना भी मिट्टी का अपरदन होता है उसमें 61% किससे होता है, जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। जल जैसे ही तीव्र गति से आता है मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है और मिट्टी की जो एक पतली सी परत है उसको बनने में हजारों वर्ष का उसको समय लगता है। तो भारत में जो सर्वाधिक अपरदन होता है किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि नदियों के माध्यम से होता है। जल अपरदन जो होता है कितने प्रतिशत होता है, 61% जल अपरदन के माध्यम से मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट बात की हमने वन कटाई, वनोन्मूलन भी हम इसको कह सकते हैं कि जो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन। इसमें क्या होता है, वृक्षों की कटाई की जाती है जिसके कारण वहाँ की जो मृदा होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपरदित हो जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को संगठित करने का कार्य करती है। जब पेड़ों की कटाई कर दी जाती है तो जिसके कारण क्या हो जाती है, मिट्टी का जो संगठन है वो कमज़ोर पड़ जाता है और मिट्टी का अपरदन आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र का अगर हम विकास करना चाह रहे हैं, चाहें कि यहाँ से मिट्टी का कम से कम अपरदन हो, या नहर वाले जो क्षेत्र होते हैं, नदियों वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके किनारे पर वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। तो जो वन की कटाई है यह 11.2% प्रभावित करती है। कह सकते हैं कि इसके द्वारा भी जो मिट्टी का अपरदन होता है कितने प्रतिशत होता है, 11.2% मृदा का अपरदन पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं वायु अपरदन। मिट्टी हवा भी क्या करती है, वायु क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाती है जिसके कारण भी क्या होता है, वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी की जब ऊपरी जो परत होती है अगर उसका अपरदन हो जाता है तो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वायु के अपरदन के कारण मिट्टी की जो उपजाऊ परत थी वो उड़ा ली जाती है जिसके कारण जो नीचे मिट्टी बच जाती है वो किस प्रकार की बचती है, अनुपजाऊ बचती है और जिसमें क्या होता है, फसल का उत्पादन कम होता है। तो जो भारत में जो वायु अपरदन होता है कितने प्रतिशत पाया जाता है, 10% भारत में मृदा का जो अपरदन होता है किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा मृदा का अपरदन पाया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करी अतिचारण। हमारे यहाँ जो भी सरकारी भूमि होती है एक तो उस पर पेड़ों का अच्छे से रखरखाव नहीं संभव नहीं हो पाता है, दूसरा जनता जागरूक नहीं है और इसके कारण भी ये लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को ऐसे क्षेत्रों पर ले जाते हैं और जो अति पशुचारण होता है वो भी क्या होता है, जो मिट्टी है, मृदा है, उसके अपरदन को प्रभावित करता है। पशुओं के जो खुर होते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता रहता है जो मृदा अपरदन को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवैज्ञानिक कृषि। इसमें क्या होता है कि हम भूमि का गलत उपयोग करें या अविवेकपूर्ण ढंग से हम भूमि का उपयोग करें, भूमि को समतल बनाने की बजाय सीढ़ीदार खेत बनाने के बजाय समोच्च रेखी जुताई की बजाय हम क्या करते हैं, उसको सीधा जोत देते हैं या पहाड़ी ढालों पर विभिन्न विधियों का उपयोग नहीं करते। कह सकते हैं कि हम वैज्ञानिक विधियों का उपयोग न करते हुए अपनी भूमि का जो गलत उपयोग करते हैं, पानी देने की विधियों का गलत उपयोग करते हैं जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है और मिट्टी अपरदित हो जाती है। और लास्ट बात करते हैं विकास कार्यों द्वारा। मानव क्या करता है, मानव अपने विकास के लिए नहरें बनाना, सड़कें बनाना, घर बनाना और ये सब जब कार्य करेगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, क्योंकि जो हमारी कृषि भूमि है धीरे धीरे इनके माध्यम से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और मनुष्य एक स्थान की मिट्टी को दूसरे स्थान पर लगाता जा रहा है और अपना विकास करने के लिए जैसे सड़क बना रहा है, रास्ते बना रहे हैं, सड़क के माध्यम से रोड बनाए जा रहे हैं तो उसमें क्या करता है, मिट्टी का दूसरी जगह से काट कर जहाँ रोड बनाई जा रही है वहाँ पर लाई जाती है, तो जिसके कारण भी क्या होता है, मृदा अपरदन प्रभावित होता है। मृदा अपरदन के यह मुख्य कारण है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो भी मृदा अपरदन को प्रभावित करता है। ये सारे कारक हैं जो क्या करते हैं, मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मृदा अपरदन से जो प्रभावित राज्य हैं, सर्वाधिक कौन सा राज्य इससे प्रभावित है। मृदा अपरदन की बात करें, देखिए किसकी बात की हमने, मृदा अपरदन की। आगे हम इसके रोकने के उपाय भी बताएंगे
कि मृदा अपरदन से जो प्रभावित राज्य है, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, क्योंकि जल के द्वारा, वायु के द्वारा सबसे अधिक अपरदन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। कह सकते हैं कि मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान। और एक बात और बता दी जाए आपको, राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे अधिक मृदा का जो अपरदन होता है वो भी कहाँ होता है? राजस्थान। सेकंड नंबर है इसमें एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। सेकंड बात करते हैं, राजस्थान में जो अपरदन होता है किसके द्वारा होता है? भाई फर्स्ट हमने बात करी, जो मृदा अपरदन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अब बात आती है कि राजस्थान में जो अपरदन होता है सबसे अधिक किसके माध्यम से होता है? पहला तो होता है वायु अपरदन, सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? वायु अपरदन। और दूसरा होता है जल अपरदन। देखिए इसमें क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान की मिट्टी है बालू मिट्टी है, मोटे कणों वाली मिट्टी है। और यहाँ पर जैसे ही हमारी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, तेज़ हवाएं, धूल भरी आंधियाँ, लू, बवंडर, आंधी तूफान वो सब चलते रहते हैं, जिसके कारण जो मृदा है उसका सर्वाधिक अपरदन पाया जाता है। और राजस्थान में जो मिट्टी का अपरदन है सर्वाधिक किससे होता है? वायु के द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। दूसरा होता है जल अपरदन। आपने देखा होगा कि जो अरावली है हमारे जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का अर्थ है इसमें से, अरावली में से जो नदियाँ निकलती हैं, इधर वाली कहाँ जाएंगी? इधर वाली बंगाल की खाड़ी में, इधर वाली कच्छ की लूनी, और या हम कह सकते हैं कि अरब सागर में। तो अरावली क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। और जल का जो अपरदन है इधर आपने देखा होगा कि चंबल बीहड़ का निर्माण करती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। तो जो सर्वाधिक बीहड़ लगा लीजिए, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन लगा लीजिए जल के माध्यम से, वो भी कहाँ होता है? सेकंड नंबर पे राजस्थान में होता है। और सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन पाया जाता है। एक होती है बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि। ये जो बीहड़ भूमि है ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये जो बीहड़ भूमि है, ऐसा माना जाता है कि भारत में 1 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है किससे प्रभावित है? बीहड़ क्षेत्रों से प्रभावित है। और यह सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में पाए जाते हैं। जो सर्वाधिक बीहड़ वो कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में पाए जाते हैं। राजस्थान का भी कुछ भाग है जो बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़ आपने कई फिल्मों में भी सुना होगा, अगर कोई मूवी देखे हो तो वहाँ बीहड़ क्षेत्र भी आपने देखे होंगे। मूवी देखो थोड़ी अच्छे से देखा करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे इसको ज्योग्राफी को भी प्रदर्शित करती हैं। तो जो बीहड़ भूमि है, आपने चंबल नदी जब कटाव करती है वो बीहड़ वाले क्षेत्र होते हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं अत्यधिक उबड़ खाबड़ होते हैं और कृषि के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही इस क्षेत्र से नदी बहती है तो क्या करती है? मिट्टी का इतना अधिक अव्यवस्थित रूप से कटाव करती है कि ऊंचे उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, तो जिस पर कृषि करना संभव नहीं होता है। तो चंबल भी क्या करती है? इस बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षारीय भूमि। देखिए मैंने एक बताया था आपको, एक होता है अम्लीय मृदा, एक होती है क्षारीय मृदा, और दूसरी एक क्या बताया था कि जो मिट्टी का जो सामान्य पीएच है। जो क्षारीय भूमि की अगर हम बात करें, क्षारीय भूमि की बात करें, भारत में 80 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो किस प्रकार की है? क्षारीय है। ये कंपटीशन के एग्जाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भारत में 80 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो किस प्रकार की है? क्षारीय है। और जो सर्वाधिक क्षारीयता कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। सर्वाधिक क्षारीयता कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और क्षारीय मिट्टी वो होती है जिसका मान क्या होता है? 7 से कम। 7 से कम। क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है? जिस मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 6.5 से लेकर 6 से 7.5 जिस मिट्टी का पीएच मान होता है वह पौधों के विकास के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। और 7 से जब अधिक होती है तो मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे ही पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इसमें कि हमने बात करी
क्षारीयता की। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। जलाक्रांता होती है एक, जलाक्रांता, इसमें क्या होती है? भूमि जलमग्न हो जाती है। भारत की 70 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो जलाक्रांता से प्रभावित है। और लास्ट हमने बात करी बंजर भूमि। बंजर भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, क्योंकि थार का मरुस्थल है। और दूसरा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान क्या है? नंबर 1 है। सही है। तो भाई जहाँ सर्वाधिक भूमि मिलेगी बंजर भूमि भी, उसी प्रकार से हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और वहाँ पर जो बंजर भूमि है वह सर्वाधिक पाई जाती है। अगर प्रतिशत की बात करें, बंजर भूमि के प्रतिशत की बात करें तो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। एक होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, सही है, दूसरा होता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग। अगर प्रतिशत की बात करें तो कहाँ पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कहाँ पाई जाएगी? सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। तीसरी बात करते हैं, तटवर्ती जो राज्य हैं उन राज्यों में सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है? केरल। जो तटवर्ती राज्य हैं उनको वेलांचली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलांचली, वेलांचली भी बोलते हैं उनको। जो तटवर्ती राज्य हैं उनमें सर्वाधिक अपरदन कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और अवनालिका जो अपरदन है कौन सी नदी करती है सर्वाधिक? चंबल नदी। चंबल नदी। देखिए क्या होते हैं, छोटी छोटी जो नालियाँ होती हैं, अनेक जैसे ही क्षेत्र है उस पर अनेक नालियाँ सी बन जाती हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाती है? भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। जो चंबल नदी है अत्यधिक तीव्र वेग से आती है और बालू मिट्टी वाला जो क्षेत्र है जिसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है? यह वह वहाँ पर जो नलियाँ हैं उनका निर्माण कर देती हैं, नालिका बना देती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर्वाधिक जो अवनालिका अपरदन है कहाँ पाया जाता है? कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और यह चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है, जिससे सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बीहड़ का निर्माण करती है। और आगे जो MP में जाओगे वहाँ पर भी वह बीहड़ का निर्माण करती है। और सर्वाधिक जो अवनालिका अपरदन है उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सेंटर का है, क्या है? केंद्रीय मृदा लवणीयता, केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह करनाल और हरियाणा। करनाल, करनाल कहाँ पर है? हरियाणा। पानीपत उसके आसपास, ये पानीपत का युद्ध पड़ा हुआ है ना। देखिए क्या होता है यहाँ पर भैंस अनुसंधान संस्थान भी है। इसी करनाल में क्या है? भैंस अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर स्थित है। और केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान भी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हरियाणा में। आगे हम बात करेंगे किसकी? कि हमने मृदा अपरदन की बात की थी। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। फर्स्ट हम बात करेंगे, हेडिंग डालो, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। हाँ, फर्स्ट डाल लेंगे वनस्पति आवरण। फर्स्ट क्या है? वनस्पति आवरण, कि हम जितने अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। और दूसरा इसको हम कह सकते हैं कि देखिए क्या होते हैं, जो वृक्ष बहुत सारे लगाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? मृदा को संगठित कर लेते हैं और जैसे ही जल आता है, वायु आती है तो उसको बहने से रोक देते हैं। दूसरा वनस्पति क्या करती है? आपने देखा होगा कि जितने अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं उतनी ही जलवायु में अंतर पाया जाता है, क्योंकि वर्षा और जो वनस्पति है उन दोनों का सीधा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे पेड़ों की संख्या बढ़ती जाती है वहाँ पर तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे जैसे वायु अपरदन है उसको इतना अधिक प्रभावी रूप में वहाँ देखने को नहीं मिलता है। और जैसे जैसे वनस्पति बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सेकंड बात करते हैं समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई,
देखिए इसमें क्या होता है, समोच्च रेखा जो ढालू भूमि होती है उस पर हम क्या करते हैं, समोच्च रेखाओं के द्वारा क्या करते हैं, जुताई का कार्य करते हैं। ढालू भूमि एक ऐसे है, अब उसको आप जोतोगे तो क्या होगा, मिट्टी सारी नीचे हो जाएगी, अपरदित हो जाएगी। लेकिन अगर उसको इसी प्रकार से आप जोतोगे सीढ़ीदार खेत बना के, तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ बना लिया, इस क्षेत्र पे खेती कर सकते हैं, इस क्षेत्र पे खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो मृदा का जो अपरदन है उसको हम रोक सकते हैं। तीसरा है वेदिकाकरण। इस वेदिकाकरण में क्या होता है, एक इसमें समोच्च रेखी जुताई में क्या होता है, जैसे कोई भी टीला है उसको इस अकॉर्डिंग भी अगर उसको बोया जाए तो भी क्या होता है, जितनी भी मृदा होती है, जितना भी जल होता है वो बहेगा नहीं, जो चारों तरफ जो मिट्टी की जो ढेर बनेंगे उसी के अंदर वो चला जाएगा और मृदा के अपरदन को भी रोका जा सकता है। जो वेदिकाकरण है उसमें सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। वेदिकाकरण इसके माध्यम से भी क्या करते हैं, हम मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। भूमि ढालू है, इसी प्रकार से अगर आप खेत को जोतेंगे क्या होगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा। जैसे ही पानी देंगे, पानी क्या करेगा, मिट्टी को नीचे ले आएगा। आप सभी जानते हैं जितना ढाल अधिक होता है उतना ही तीव्र गति से पानी या मिट्टी वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। लेकिन अगर इसी पे आप थोड़ा थोड़ा समतल बना के थोड़े थोड़े क्षेत्र में ऐसे सीढ़ी नुमा अगर खेत बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके माध्यम से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आपने चाय के जो खेत देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और सीढ़ीदार खेत के रूप में ही बनाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि चाय को जो पौधा होता है उसको अधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि जो पानी है पौधों की जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ढलवां भूमि पर बनाए जाते हैं ताकि धीरे धीरे पानी रिसकर नीचे आता रहे। और पौधे होते हैं वो मृदा की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं मृदा को संगठित कर लेती हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है। और उन्हीं जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उन पर किसकी खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। पलटवार नंबर 4, पलटवार करना। आपने देखा होगा कि जैसे ही 2 या 3 वर्ष हो जाते हैं, हम जो मिट्टी होती है उसको ऊपर से नीचे पलट कर क्या करते हैं, खेती करते हैं। उससे क्या होता है, यह जो विधि होती है वायु तथा जल अपरदन को रोकने का कार्य करती है या जल अपरदन को कम करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं या जो ऐसे जो दाल वाले पौधे होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनमें जड़ें पाई जाती हैं, जिनमें गांठें पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखती हैं। और दूसरा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो कह सकते हैं कि हम जो ऊपर की कठोर मिट्टी है उस प्रकार की स्थितियाँ भी नहीं पाई जाती है। फसल के लिए भी यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फसल चक्र की। फसल चक्र की, हाँ, चेंज कर करके जो हमारी फसलें होती हैं, हम मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर क्या करते हैं, उन फसलों को हेर फेर करके बोते हैं। इस बार आपने गवार बोया तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही खरीफ की फसल बोगे आप उसमें बाजरा बोएंगे। क्यों? क्योंकि गवार जो होता है उसके जो पत्ते गिरते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कह सकते हैं जो पत्ते होते हैं, पत्तों से जैसे ही गलते सड़ते हैं मिट्टी में मिलते हैं, ह्यूमस या जीवाश्म की मात्रा पौधों को प्राप्त होती है, जिससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वह बढ़ जाता है। और बाजरे के लिए ऐसा माना जाता है जितनी भी पोषक तत्व भूमि में पाए जाते हैं उन सभी को क्या कर लेता है, जो बाजरे की फसल है वह उसको सोख लेती है। तो दोबारा अगर आप बाजरा बोओगे तो एक रीज़न तो ये है कि दोबारा उतनी अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी। दूसरा रीज़न ये है कि पहले जिस पौधे ने जो पोषक तत्व प्राप्त कर लिए, भूमि में क्या हो गई, उन पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो इसलिए क्या करते हैं, फसलों को हेर फेर कर बोया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही फसलों को हेर फेर कर बोएंगे तो एक फसल से अगर पोषक तत्व अधिक भी उसने प्राप्त कर लिए तो दूसरी जो फसल है वो क्या कर देती है, मिट्टी को वापस से उपजाऊ बना देती है। आपने देखा होगा कि जब गेहूं बोते हैं तो नेक्स्ट जब टाइम आएगा तो उसमें सरसों बोई जाती है। तो फसलों को हेर फेर कर बोलते हैं कि रबी वाली भी सेम नहीं बोई जाती और खरीफ वाली भी सेम नहीं बोई जाती है। उसका रीज़न ये रहता है कि जो भूमि है उसमें जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो समान रूप से बने रहें। कि एक फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो उस पोषक तत्वों को वह फसल ग्रहण कर लेती है, लेकिन आगे आने वाली हम फसल का इस प्रकार से बोएं, किस प्रकार से, ताकि उस भूमि में उन पोषक तत्वों की मात्रा को वापस से पर्याप्त रूप में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि,
और देखिए धीरे धीरे आगे आने वाले वर्षों में आप देखना हमारा जो कृषि का जो प्रारूप है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, वैज्ञानिक कृषि आ जाएगी। ऐसे बीज भी आएंगे जो एक बार फसल का उत्पादन देंगे, अच्छा उत्पादन देंगे, लेकिन दोबारा अगर आप उनको बोओगे तो दोबारा से वो उगेंगे ही नहीं। इस प्रकार के जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो धीरे धीरे हमारी खेती में भी आते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आज से 20 साल पहले जिस प्रकार की खेती की जा रही थी, वर्तमान समय में वो खेती नहीं की जा रही है। उस खेती में हमारे क्या आ गया, प्रारूप में परिवर्तन आ गया है। पट्टीदार कृषि की बात करें, देखिए क्या होता है, एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेत में क्या होता है, उर्वरा जो होती है, उपजाऊपन होता है, उसमें कमी आ जाती है। इसलिए जलवायु दशाओं के कारण 2 या 3 फसल के बाद क्या कर देते हैं, 1 या 2 वर्ष के क्रम में उनको उगाते हैं और इसे बोलते हैं फसल चक्र। और चक्र में कम से कम एक फसल फलीदार बोई जाती है। फलीदार देखो आपने सुना होगा कि हम मूंग, मोठ या दलहन वाली फसलें बोते हैं। क्यों बोते हैं, उनकी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को वापस से बनाया जा सकता है। तो इसमें बताया है चना, मेथी, मटर, गवार आदि की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नाम का एक क्या पाया जाता है, जीवाणु ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो क्या कर देती हैं, नाइट्रोजन की यौगिकीकरण करके नाइट्रेट में उसको परिवर्तित कर देती हैं और मिट्टी को वापस से उपजाऊ बना देती हैं। और नंबर 7 पर हम बात करेंगे शुष्क कृषि। ये क्या होती है, ऐसी फसलें जिनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। सही है कि वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए शुष्क कृषि उपयुक्त होती है और यह मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करती है। मैंने देखो आपको एक बारानी मृदा बताया था, बारानी भूमि बताया था। ऐसी भूमि किस पर निर्भर करती है, वर्षा जल पे। तो ये जो शुष्क कृषि है ये भी किस पे निर्भर करती है, वर्षा पर करती है। ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे हम राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, अगर वहाँ वर्षा थोड़ी बहुत भी हो जाती है, चने की फसल, गवार की फसल, बाजरे की फसल का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जब वर्षा तो कई कई वर्षों में एक बार होती है और इतने समय तक वो खेत खाली पड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहती है। और ऐसे समय में जब वर्षा हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून है वो अनियमित है, 4 या 5 वर्ष में एक बार समय पे हमारे मानसून आती है, तो ऐसे समय जब समय पर वर्षा हो जाती है तो इन फसलों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, गवार, वहाँ पर भारी मात्रा में उसका गवार का उत्पादन पाया जाता है। और दूसरा ये रहता है गवार का उत्पादन करने का कि भूमि की जो उपजाऊपन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें 8वां पॉइंट अपने पास, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वालरा कहा जाता है। सही है, वनों को जलाकर खेती करना। एक क्षेत्र की हमने क्या किया, जो स्थानांतरित कृषि होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमने वन भूमि को क्या किया, साफ किया, फिर उस पर फसल का उत्पादन किया। 2 या 3 वर्ष हम उस पर फसल का उत्पादन करते हैं, फिर उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ पे वनों को काटते हैं। तो इसे देखिए हमारे डबल नुकसान हो रहे हैं। एक तो वनों को काट रहे हैं, हमारे वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, वन क्षेत्र कम होगी तो वर्षा कम होगी। सही है, तो हमारी जो जलवायु उसको प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा ये है, जैसे ही स्थानांतरित होते हैं तो पहले वाली भूमि को 3 या 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। और स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हम इस प्रकार से भूमि को अगर खाली छोड़ेंगे तो हमारे जो खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है उस पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात करिए पशुचारण पर प्रतिबंध। पशुचारण पर प्रतिबंध, ये क्या होते हैं, पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या भी कम हो जाती है। दूसरा, पशु जब चरते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो पशुओं के जो खुर होते हैं उससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। उससे मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। और जैसे ही जल या वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, मिट्टी का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पशुचारण पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, इसमें क्या होता है,
मैंने कहा था कि छोटी छोटी अनेक नालियां बन जाती हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, इसका अपर्दन होता रहता है। अवनालिका जो अपर्दन होता है उसको रोक कर बांध बनाकर वनस्पति आवरण में वृद्धि करके क्या किया जा सकता है, इस अवनालिका अपर्दन को रोका जा सकता है। अगर पेड़ पौधे उस क्षेत्र में अधिक होंगे तो क्या अवनालिका अपर्दन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वो क्या करेंगी, उसमें रुकावट का कार्य उत्पन्न करेंगी, जिसके कारण अवनालिका अपर्दन को नियंत्रित करके वहाँ की जो जलीय स्थिति है, तलछट की मात्रा है, मृदा है, लोगों का वनस्पति की आवश्यकता को ध्यान में रख के इन सभी चीज़ों के प्रति अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो जो अवनालिका अपर्दन है उसको क्या किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। और लास्ट हमारा है बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण भारत का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। आप हर वर्ष सुन सकते हैं कि इस बार बिहार में बाढ़ आ रही है, अब असम में आ रही है, अब तेलंगाना में आ रही है, अब हैदराबाद में, नगरीय क्षेत्र में, और इस बार तो जयपुर में बाढ़ वाली स्थितियाँ, गाड़ियाँ डूब रही हैं, पानी तैर रहा है, मिट्टी भर गई, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ। वो जो स्थितियाँ वो किसके कारण, जो आसपास की जो ताज़ा मिट्टी थी वो क्या हो गई, वर्षा जल के साथ उसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। तो जो बाढ़ जो क्षेत्र है उसके लिए इन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान क्या होता है, मृदा का हार्श होता है और एक मृदा की परत को बनने के लिए हजारों वर्षों का समय लगता है। तो इन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उसका उचित प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, ताकि जैसे ही बाढ़ आए या उससे पहले चेतावनी देनी चाहिए, ताकि क्या हो जाए, लोग उस चेतावनी के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने आप की सुरक्षा कर सकें। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, निचले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है और लोगों को जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे ही बाढ़ का पानी आता है तो मृदा का कटाव भी उतना ही तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो बाढ़ जो क्षेत्र होते हैं या हम कह सकते हैं उनका उचित रूप से प्रबंधन करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपर्दन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारा मृदा का टॉपिक कंप्लीट। आज के 2 क्वेश्चन सुनिए और कमेंट करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है किसके माध्यम से होता है, भारत में सर्वाधिक अपर्दन किसके माध्यम से होता है, जल अपर्दन है, वायु अपर्दन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और उसके माध्यम से भारत में कितने प्रतिशत अपर्दन होता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी है उसका पीएच मान आप मुझे बताएंगे। जो क्षारीय मिट्टी है उसका पीएच मान कितना होता है, कमेंट करके मुझे बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।